हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर को एनिमेटेड मतलब बोले तो बिल्कुल सॉलिड तरीके से कहानी के फॉर्मेट में देखना है तो उसका जुगाड़ हमने कर दिया है। ऊपर आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, जाके वहां से देख लेना। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरे चैप्टर को उस तरीके से करने वाले हैं जिस तरीके से डिजाइन किया गया है। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत कराने से पहले एक बात मैं बता देता हूं। देखो, इंडियन इकोनॉमी थोड़ी बोरिंग है, मतलब ऐसा लगता है कि यार नींद आ रही है, तो उस नींद का जुगाड़ हमने कर दिया है। आपकी कई सारी पुस्तकों में क्या है, थोड़ा सा अजीब चैप्टर का फॉर्मेशन है। कुछ ऐसा दिया गया है कि मान लो आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर देख रहे हो तो पहले आपको एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे 1757, फिर 1921, फिर 1947, फिर 1991। ये पूरा एक ही चैप्टर में कवर कर रखा, फिर वापस से शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर वही सेम, फिर दूसरा फॉरेन सेक्टर, फिर वही सेम। तो इस वजह से क्या होता है, हम समय में काफी ऊपर नीचे होते जाते हैं। हमने इसका दूसरा जुगाड़ निकाल लिया। हम क्या करेंगे, हम आपको टाइम के हिसाब से पढ़ाएंगे। यानी कि बिफोर 1757 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अंग्रेजों के आने से पहले सारे सेक्टर कैसे थे एक साथ बता देंगे। फिर अंग्रेजों के आने के बाद सारे सेक्टर कैसे थे एक साथ करा देंगे। इससे क्या होगा, आपको रिलेट करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा और नंबर बहुत सॉलिड आएंगे। अच्छा, इस चैप्टर को करने से पहले अब एक चीज को ध्यान रखो कि अगर आपके पास हमारी ये वाली हेल्प बुक है तो आप डबल फायदा उठा लो। डबल फायदा कैसे उठा लो भैया, आपके पास अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इसको खोलो, इसका पेज नंबर 1 निकालो और पेज नंबर 1 से 12 तक ये चैप्टर हमने करा रखा है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ इसको भी खोल के रखो तो तुम्हारा काम और जल्दी हो जाएगा। और जिनके पास नहीं है टेंशन नको, डायरेक्ट आ जाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट। चलिए शुरुआत करते हैं बिफोर 1757, यानी अंग्रेजों के भारत में राज करने से पहले भारत कैसा दिखता था। हमारे भारत को एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता था। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसका मेन सोर्स ऑफ कमाई एग्रीकल्चर सेक्टर था। अगर बात करें नंबर्स की तो करीब 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड रहती थी। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव यह है कि हम जो खेती करते थे वो कमाने के लिए नहीं करते थे, हमारी खेती खुद के यूज के लिए होती थी। द फार्मर रेज्ड ओनली दोस क्रॉप जिनको वो खुद यूज करेगा, मतलब अनाज, चावल, दाल, ये सारी चीजें, सब्जियां, ये सारी चीजें वो उगाता था ताकि वो उसको खुद यूज कर सके, साथ साथ में उन लोगों के साथ बांट सके जो उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे किसी कलाकार ने बहुत बढ़िया खाट बना के दे दी उसको, तो उस खाट के बदले में वो उसे 4 किलो 6 किलो गेहूं दे देता था। यानी कि हम एक तरीके से बार्टर सिस्टम के ऊपर चल रहे थे। तो हम लोग उन्हीं क्रॉप्स को उगाते थे जिनको हम खुद खा सके, साथ साथ में विलेज आर्टिशन के साथ बांट सके जो कि हमको छोटी मोटी चीजें देते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में होने की वजह से हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि सोचो जब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है तो पूरा दिन तो खेती में ही चला जाता है। तो पूरे दिन के बाद आदमी थक हार के घर जाके सोएगा ही, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर के लालच नहीं करेगा। तो हमारी जरूरतें कम थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी सबसे ऊपर थी। तो जब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो भारत सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, व्यापार यानी ट्रेड के अंदर भी काफी अच्छा चल रहा था। हम लोग एशिया और यूरोप के साथ बहुत सॉलिड धंधा कर रहे थे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। जब बिजनेस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले तो खेती से आने वाले सामान का बिजनेस करते थे। इसके अलावा हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी हाथ से बनी हुई चीजें, उनके लिए भारत बहुत ज्यादा मशहूर था। हम हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते थे। और हैंडीक्राफ्ट आज की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं बनते। पहले ये सारा हैंडीक्राफ्ट मोहल्ले के चौक में बनता था। हर घर से महिलाएं, पुरुष आते थे और अपनी कलाकारी दिखाते थे, और उन कलाकारियों के बदले में बाहर से लोग आके वो सामान खरीदते थे। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, बस हमारे यहाँ बड़े बड़े दिमाग थे। और इसलिए
इंडियन इकोनॉमी को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब एक प्रॉस्परस या फिर समृद्ध इकोनॉमी। हम लोग इंडिपेंडेंट थे, आजाद थे, सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है जो आज के टाइम में जिसको हम बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत। तो हम आज आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंग्रेजों के आने से पहले हम आत्मनिर्भर थे। इसकी दो वजह, पहला, हम लोग, हर व्यक्ति जो होता था ना, हैंडीक्राफ्ट में लगा रहता था या एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, तो हर व्यक्ति प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आता था। दूसरा, हमारी जरूरतें ही नहीं थी, बड़े बड़े शौक ही नहीं थे, तो खाया कमाया सोया, बस पूरा जिंदगी इसी में निकल जाती थी। और हम प्रॉस्परस इकोनॉमी यानी समृद्ध इकोनॉमी में आते थे। हमारे यहाँ बिजनेस बढ़िया चल रहे थे, ट्रेडिंग बढ़िया चल रही थी। जब हम बिजनेस और ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आप ये ना सोचे कि आज वाले धंधे तब बढ़िया चल रहे थे, तब ये धंधे हुआ ही नहीं करते थे, तब ये टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ थी नहीं। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस, फार्मिंग का बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये वाले बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग हो गया। हमारे यहाँ पैसा बहुत था। पैसे का मतलब हमारे यहाँ गोल्ड बहुत था, इसलिए सोने की चिड़िया का नाम दिया गया। सोने की चिड़िया का नाम दो वजह से दिया गया था भारत को। पहला, यहाँ खुशी खुशी थी हर जगह, खुशी मतलब बहुत लोग हैप्पी रहा करते थे। और दूसरा, यहाँ पर पैसे बहुत थे, हमारे राजा महाराजा बहुत ज्यादा समृद्ध थे और इसलिए भारत में खूब पैसा था। और सीधी सी बात है यार, जहां पर घर घर में लोगों के हाथों में फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पर तो पैसा बनना पक्की बात है। और फार्मिंग की वजह से हम लोगों को खाने कमाने की ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। तो इन सभी चीजों के चलते इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल बहुत बढ़िया चल रही थी। पर कहते हैं ना, कॉलोनियल रूल को आना था। तो भाई 1608 में पहली बार सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो यहां पर मसालों का व्यापार करना चाह रही थी। और धीरे धीरे उन्होंने करते करते 150 सालों के अंतराल हमारे भारत पर राज करने की पूरी रणनीति बना ली। इस राज की शुरुआत हुई 1757 बैटल ऑफ प्लासी से। इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स के अंदर बैटल ऑफ प्लासी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद से इधर बंगाल की साइड से भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज कायम हो गया। इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक एक कंपनी के थ्रू हमारे ऊपर राज किया। अब जब इन्होंने 190 साल यानी 1757 से 1947, ये 190 साल हमारे ऊपर राज किया, इस पूरे 190 साल के अंतराल को हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल, ये शब्द आपके चैप्टर के अंदर कई बार आपको देखने को मिलेगा। पहले इसका मतलब समझते हैं। कॉलोनियल रूल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम दो देशों के बीच। इट रेफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज वेयरइन वन कंट्री बिंग द रूलर, एक कंट्री राज करती है और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी होती है, मतलब उसकी गुलाम होती है। जो रूलर कंट्री होती है वो ही इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है। द रूलर कंट्री विल डिफाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी, कहां की? ऑफ द कॉलोनी की। मतलब सही कौन है, गलत कौन है, ये सारी चीजें वो रूलिंग कंट्री बताती है। 190 साल अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया। इन 190 सालों में इन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से पलट दिया। इनका जो प्राइमर ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो था कि भाई हम इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दे एंड फिनिश्ड गुड का इंपोर्टर बना दे। सर इससे होगा क्या? देखो ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे यहां लकड़ी है, तो भाई 100 किलो लकड़ी अगर बिकती है, रॉ मटेरियल की तरह बनेगी, तो 100 किलो लकड़ी अगर बिकेगी तो किस रेट में बिकेगी? ज्यादा से ज्यादा आज के रेट के साथ मानते हैं 2 रुपए किलो, ठीक है, 2 रुपए किलो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अंदाजन कितना हुआ 100 किलो के हिसाब से? 200 रुपए में हमारे यहां से लकड़ी गई। वो लकड़ी जब फर्नीचर बन के आई, तो उसी फर्नीचर को अगर हमें खरीदना है तो हमें 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बताया, इन्फ्लेशन वगैरह छोड़ो, ठीक है। तो 200 रुपए में जो सामान हमारे यहां से गया, वही सामान फिनिश्ड होके 20,000 रुपए में हमको वापस खरीदना पड़ रहा था। यानी कि अगर वो हमारे यहां हमारे लोग ही बनाते तो 200 की जगह 2,000 दे देते, पर बाहर से बन के आया तो भैया टैक्स वैक्स भी लग गया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काउंट हो गई, तो वो 20,000 का पड़ा। तो जब हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमको बहुत कम पैसा मिलता,
पर जब बाहर से इंपोर्ट होके सामान आता तो बहुत ज्यादा पैसा चला जाता। यानी इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया आगे बढ़े, और वो लोग हमें उतना ही ज्ञान देते थे जितना ज्ञान गुलाम बनने के लिए जरूरी था। खैर, ये सारी कहानी 190 साल चली, पर 1947 के बाद हमारा देश आजाद हो गया। पर जब हम आजादी की बात करते हैं, इस पूरे दिन को बोलते हैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम आजाद हो रहे थे, तो हम देखते हैं कि इन सारे सेक्टर्स को अंग्रेजों ने कैसा बना दिया था। मतलब हमने बिफोर कॉलोनियल रूल देख लिया, एग्रीकल्चर 85% था, एक्सपोर्ट हो रहा था, सब कुछ बढ़िया था। अब बात करते हैं कि जब 190 साल का कॉलोनियल रूल खत्म हुआ, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को लॉन्च किया। जमींदारी सिस्टम क्या होता है, पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे। लैंड टेन्योर सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। पहले इंग्लिश में बातें देख लो, फिर अपन हिंदी में समझेंगे। अंडर दिस सिस्टम, ओनरशिप राइट ऑफ लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर टू जमींदार। जमीन का मालिकाना हक, ओनरशिप राइट, ये जमींदार को दे दिया गया फार्मर से छीन के। मतलब खेती ये कर रहा है पर मालिक ये है, ठीक है। Who were the nominal head of the land? ये भी कौन सा हेड है, नॉमिनल हेड है। यानी इसका भी काम क्या होता था, Who collects the revenue from the farmer, कि इससे ये पैसा लेगा, इससे ये रुपया लेगा, और ये रुपया ले जाकर किसको दे देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। जिसके ऊपर एक पूरी पिक्चर बनी है, आपने देखी होगी, लगान। तो वो लगान इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है, ठीक है। व्हाट इज लगान? लगान का मतलब ये फार्मर ने इस जमींदार को जो पैसा दिया, जो टैक्स दिया, उसको लगान कहते हैं। अब बात है कि सर आज भी तो हमारी मान लो सरकार फार्मर से अगर टैक्स लेती है तो वो भी इसी तरीके का काम हो गया, पर वहां पर और अभी की कहानी में थोड़ा डिफरेंस है। ये जो जमींदार होता था, इसने फिक्स कर रखा है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 केजी गेहूं आपको देने हैं, किसको, इस आदमी को। अब इस आदमी का जो खेत है उस पे मैक्स टू मैक्स 120 केजी गेहूं ही बनते थे। वो भी तब जब बारिश वारिश सब कुछ सॉलिड हो, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो, तब 120 किलो गेहूं बन रहे। तो सोच के देखो, मेजरली पार्ट तो ये ले गया। एंड सेकंड थिंग, अगर बारिश 19-20 हुई तो ये कम होके 90 हो गया। ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि इसने कितना उगाया है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। आज अगर हम टैक्स देते हैं तो हमारी इनकम के हिसाब से टैक्स देते हैं, ज्यादा कमाए तो ज्यादा टैक्स, कम कमाए तो कम टैक्स। पर उस समय था कि आपको फिक्स इतना टैक्स तो देना ही देना है, चाहे आप ज्यादा कमाओ, कम कमाओ या बिल्कुल भी ना कमाओ। जब ज्यादा कमाने की बात आती है तो वो पहले ही देख लेते थे कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और उसके हिसाब से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए वो लगान सेट कर देते थे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो इसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम। द जमींदार कलेक्ट लगान फ्रॉम द फार्मर रिगार्डलेस टू द इकोनॉमिक कंडीशन। उसको मतलब भी नहीं था कि अभी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मतलब वो अच्छा कमा रहा है, नहीं कमा रहा, उसे घर में खाना है, कपड़े है या नहीं है, बोले कोई बात नहीं, हमें तो इतना लगान चाहिए। द जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक नो इनिशिएटिव टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर या फार्म। यहां पर एक सबसे बड़ी बात है कि जमींदार को, ये रहा, ये नहीं है, जमींदार भाई साहब को पता ही नहीं होता था कि इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, क्योंकि ये तो लिखा पढ़ी करने वाला आदमी, किसान ही है जिसको पता है कि जमीन को कैसे सुधारना है। अब भैया लिखा पढ़ी वाले आदमी को अगर हरकत दे दिया तो इसको कोई मतलब नहीं कि ये ज्यादा उगना है, कम उगना है, बोला इतना देना है मेरे को, काम खत्म। जैसे हमारे है ना कई सारे वोट मांगने वाले दिन आएंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम, ठीक है चलो चले जाएंगे, वोट मिल गया, उसके बाद कब आएंगे पता नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जमींदार भी यही काम करता था कि भैया मैं आ गया, अच्छा अच्छा ये है, चलो ठीक है, देखते देखते अगला टैक्स भरो पहले, हो गया काम। तो हमारा जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते थे जिससे फार्मिंग अच्छी हो जाए या प्रोडक्शन बढ़िया हो जाए। किसान को पता था क्या करना है, पर वो करे कहां से, उसकी जेब में पैसा ही नहीं होता था। समझ में आ गया? तो पहले सबसे पहले उन्होंने ये चालू किया जिसको हम कहते हैं लैंड टेन्योर या जमींदारी सिस्टम। इसके बाद दूसरा काम जो उन्होंने किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल से पहले हमारे लोग दो चीजों के लिए फसल उगाते थे। पहला था खुद के यूज के लिए, दूसरा था शेयरिंग के लिए कि भाई किसी और को जरूरत पड़ जाए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, उसको हम दे दें।
अब अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि ऐसे अगर हम खेती करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक नई टर्म लॉन्च करी जिसको बोला गया कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब वो फसलें जो ज्यादा कमा के देती हैं, जैसे जूट, कॉटन, इंडिगो, इसको हम नील बोलते हैं हिंदी में, आपने पढ़ा होगा सोशल में, इंडिगो नील की खेती। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर किसान इन चीजों का प्रोडक्शन करेगा तो उसको अच्छा रोकड़ा मिलेगा। अगर किसान इन चीजों का प्रोडक्शन करेगा तो उनको अच्छा रोकड़ा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं 1 किलो मान लो 2 रुपए का बिक रहा है, तो 1 किलो इंडिगो मान लो 30 रुपए का बिक रहा है। तो ये क्या होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अब हमारा किसान क्या सोचता था, बोले यार गरीबी तो आ रखी है, तो एक काम करते हैं इंडिगो ही उगा लेते हैं, नील की खेती कर लेते हैं। अब नील की खेती का सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि जिस जमीन पे नील की खेती हो जाती है उस जमीन पे और किसी चीज की खेती पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नील की खेती जमीन के बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देती है। तो इस वजह से हमारे किसान जो पहले फूड क्रॉप की प्रोडक्शन पे निर्भर थे, वो अब कैश क्रॉप पे शिफ्ट होने लग गए। आप बोलोगे सर अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। 2 वजह से, पहला, अब हम खाने के लिए भी किसी और पे मोहताज हो गए, और दूसरा, हम इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसका कुछ कर ही नहीं सकते, इसका कुछ कर ही नहीं सकते। हम इनको तब इस्तेमाल में ला सकते हैं जब ये शिपों में लद के ब्रिटेन चले जाएं, वहां से कोई बढ़िया सी चीज बने, वो बन के भारत में आए और वो खरीदे, तब हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि इंडिया में तो प्रोडक्शन होता ही नहीं था। तो इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंड होने लग गए ब्रिटिशर्स के ऊपर। समझ गए, 2 काम, पहला जमींदारी सिस्टम लिया है, दूसरा कमर्शलाइजेशन कर दिया, तीसरा हमारे यहां पर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती थी। 1 हेक्टेयर जमीन में कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है उसको बोलते हैं उस जमीन की प्रोडक्टिविटी। और क्योंकि जमींदार किसी भी तरीके से जमीन को बेहतर करने के लिए किसानों की मदद नहीं करता था, तो एवरी सिंगल डे हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही थी। ठीक है, कुछ और रीजन भी थे उसके, जैसे सबसे पहला रीजन था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। हमारा जो किसान था वो ज्यादातर इधर उधर के कुएं से या फिर नदियों से उस पानी पे डिपेंड होता था, या फिर बारिश पे, इन पानियों पे डिपेंडेंट होता था। और इस वजह से ज्यादातर खेत बंजर रहते थे, या ज्यादातर खेत उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाते थे जितना उनकी कैपेसिटी है। समझ गए। दूसरी वजह है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहां पर जमीन को मां माना जाता है, तो इसलिए ज्यादातर किसान खुद अपनी मेहनत का खून पसीना वहां पर लगाते हैं। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम करते थे प्रोडक्शन करने के लिए या फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, उनका मानना था कि भाई एक तो हमारी जमीन हमारी मां है, और दूसरा हमारी जेब बहुत ज्यादा तंग है। इतने पैसे उनके पास नहीं होते थे कि ट्रैक्टर लिया या भारी भारी मशीन लिया है। इस वजह से वो उसी चीजों पे निर्भर थे जो वो खुद के हाथ से कर सकते थे, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू हैंड या फिर थ्रू मैन, उसी पे ये लोग डिपेंडेंट रहा करते थे। और तीसरी सबसे बड़ी वजह थी हमारी मां, यानी हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि पे हम नहीं चाहते थे किसी भी तरीके के केमिकल डालना, इस वजह से हमारे फार्मर्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल उस समय नहीं करते थे। जब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ज्यादातर खेती को तो शायद कीड़े खा जाते थे, या फिर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था जितना लगान देने के बाद, खुद यूज करने के बाद और बच जाए। और इसी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो उस समय तक हमारे भारत में 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। अब आप बोलोगे सर 13% ही कम हुआ, चलेगा, पर ये 13% ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। 190 सालों में पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई। तो अगर पहले 85% में मान लो 85 लोग आते थे, तो अब 72% में 72 नहीं, शायद 500 लोग आएंगे। ठीक है, और बाकी बचे हुए कहां चले गए, सब इधर उधर चले गए हैं। तो यहां पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे लोगों को एग्रीकल्चर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी कमाई इतनी नहीं हो रही थी। और चौथा और सबसे बड़ा रीजन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के गिरने का, वो था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अनसर्टेनिटी में था, यानी किसान को जब तक फसल कट नहीं जाती थी तब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह फसल कमा के देगी या हमारा खून भी चूस लेगी। क्योंकि हम लोग ज्यादातर
बारिश पे डिपेंडेंट रहते थे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहते थे फॉर कल्टीवेशन। इसके ऊपर पूरी पिक्चर भी और पूरा गाना भी है, काले मेघा पानी तो बरसाओ। वो पूरा गाना इसी टॉपिक पे बना हुआ है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी था रेनफॉल, और जिस वजह से हमारे खेत बहुत लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर आ रहे थे। समझ में आ गया? ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे थे तो हमने इस कक्षा की शुरुआत में 1757 से पहले की बात करी, फिर हम आए 1757 पे, अब इसकी पोकर हम आ गए हैं 1947 के आसपास के एरिया में। यानी यहां खड़े होके हम पीछे देख रहे हैं और कंडीशन का अंदाजा लगा रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी पिछले 190 यानी कि इस कॉलोनियल रूल के टाइम पर कैसी हो गई थी। ठीक है जी। एक चीज और यहां पर नोट डाउन करना, एक टर्म है जो आपके काम आती है, कहलाते हैं उसको स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी कहलाती है जो अपनी जगह रुकी हुई है, यानी जिसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट उस समय 2% के आसपास और पर कैपिटा इनकम 0.5% के आसपास की ग्रो हो रही थी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा से भी कम है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडस्ट्रीज बहुत छोटे लेवल पे चलती थी, हम लोग हैंडीक्राफ्ट में बहुत सॉलिड काम कर रहे थे। ये चीज ब्रिटिशर्स को कितनी पसंद आई और उन्होंने कितना बदलाव किया, चलो देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हो, हमारे यहां जैसी कला तो कहीं पे थी नहीं, तो उन्होंने उस चीज को इजी करने के लिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, गिराना शुरू कर दिया। अब वो गिराते थे तो वहां से जो लोग आए हैं वो क्या करेंगे, ध्यान समझना। तो उन्होंने उन लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में डालना शुरू किया। पिछली वीडियो में अपन ने एक बात समझी थी कि ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो उन्होंने जितने भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग थे उन सबको एग्रीकल्चर सेक्टर में डालना शुरू करा या फिर पुलिस में भर्ती करना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग किसी भी तरीके से भारत का डेवलपमेंट ना कर पाए। और ये वो आगे से नहीं कहते थे, वो लोग खुद ही छोड़ देते थे उस काम को। अब ये ऐसा कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि वो इंडस्ट्रीज को तोड़ रहे थे। कैसे तोड़ रहे थे? सबसे पहले वो भारत को एक्सपोर्टर बना रहे थे रॉ मटेरियल का, यानी कच्चा सामान हमारे यहां से जाएगा और वहां से यानी ब्रिटेन से पका हुआ सामान या फिर फिनिश गुड्स हमारे यहां पर आएगा। रॉ मटेरियल सस्ता जाता था और फिनिश गुड्स काफी महंगा आता था, तो हमारा सारा का सारा पैसा ड्रेन हो जाता था। आपकी एनसीईआरटी में भी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी अपन यहीं पढ़ेंगे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को गिराने के बाद जो उन्होंने अगला काम किया वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। जो लोग हाथ से काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे, उन लोगों के बाजार को ही खत्म कर दिया। अब बाजार को खत्म कैसे किया? उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी मतलब लोगों के लिए अलग अलग, किसी के लिए अच्छी किसी के लिए बुरी टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्स की पॉलिसी चालू करें। सरकार ने क्या कहा, सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, फ्री ट्रेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। यानी अगर ब्रिटेन से कोई सामान आएगा या फिर जाएगा तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इससे ब्रिटेन से आने वाला सामान बहुत कम दामों में भारत तक पहुंच जाता था। इसके अलावा हेवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हम आगे बेच रहे हैं तो उन पे हैवी ड्यूटी यानी हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का अगर कोई सामान है जो हमने बनाया, हम उसको बेच रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आप इसको इंडिया के बाहर बेचते हो तो हम इस 10 रुपए के सामान पे 20 रुपए का टैक्स और लगाएंगे। तो जो सामान 10 का था वो अब बाजार में 30 रुपए का हो गया, और इतना महंगा होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ने लगी और डिमांड कम होने लगी। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे यहाँ का मजदूर था जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाता था वो किसी चीज को बेचने के लायक ही नहीं बचा, और जब वो नहीं बेच पाया तो ऑटोमेटिकली उसने क्या करा,
एग्रीकल्चर में या फिर पुलिस में, इन दोनों में से कहीं एक जगह अपने रोजगार का साधन ढूंढ लिया। तो सबसे पहले उन्होंने रॉ मटेरियल का काम किया, उसके बाद भारत के लोगों को जबरदस्ती, मतलब खुद जबरदस्ती नहीं करते थे, पर ऐसा माहौल तैयार कर देते थे कि उनको जबरदस्ती ही या तो एग्रीकल्चर में या फिर पुलिस में भर्ती होना पड़ता था। तीसरा जो काम था जिस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरीके से टूट गया, वो था कंपटीशन विद मशीन मेड गुड्स। अब ब्रिटिशर्स के पास तो सब कुछ था, तो उन्होंने ब्रिटेन से ऐसी फैक्ट्री यहां पर सेटअप करी जिससे सामान बहुत जल्दी बनता है। मैं आपको बोलता हूं कि मान लो आपको एक चद्दर चाहिए, अब आपने हमारे यहाँ के कलाकार को बोला कि बहुत बढ़िया सी चद्दर तू बना दे, उसने कहा ठीक है। अब क्योंकि वो हाथ से काम कर रहा है, उसने अपने इधर उधर के 2-3 घर वालों को लिया और उसने चद्दर की कढ़ाई बुनाई शुरू कर दी। आपको पता है उसको ये कार्य करने में एटलीस्ट 1 से 2 महीने लगेंगे, क्योंकि वो एक-एक चीज को, एक-एक डिजाइन को अपने हाथ से बनाएगा। ब्रिटिशर्स ने यही काम अपनी फैक्ट्री के अंदर विद इन सेकंड्स कर दिया। अब जब तक वो 1 महीने 2 महीने बना के सामान रेडी रखता, तब तक तो ब्रिटिशर्स पूरा का पूरा गोदाम भर देते सेम टाइप की चद्दर का, और इस वजह से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बुरी तरीके से टूटने लग गए। और जो मशीन से बनते थे सामान, वो सस्ते भी होते थे और बहुत जल्दी भी मिल जाते थे। एक कहावत आपने सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए। खैर, घर के बेदी ने लंका ढा दी। हमारे यहां पर सबसे बुरी बात यह हुई कि हमारे लोगों की पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज होने लगी। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको एक नया फैशन अडॉप्ट करना है, तो आप किसका करोगे? उसका जिसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, उसका जो कि आपके लिए सेलिब्रिटी है, उसका जिसकी लाइफस्टाइल आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है। जब हम कॉलोनियल रूल के अंदर थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जितने भी उस समय के बच्चे थे, उन लोगों के लिए राजा कौन था? वो ब्रिटिशर्स। उन लोगों के दिमाग में एक इमेज फिट हो गई थी कि अगर सूट पैंट पहन के अगर कोई आता है, तो उसकी सब इज्जत करते हैं, और कोई धोती कुर्ते में आता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। और ये वैल्यू उनके दिमाग में इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब वो खुद भी यहां से यहां शिफ्ट होने लग गए, यानी वो खुद वेस्टर्न ड्रेस कोड को फॉलो करने लग गए, और इस वजह से हमारे क्राफ्टमैन और बुरी तरीके से खराब हो गए। अब मशीन उनके पास थी, डिमांड उनके पास थी। हमने कोशिश करी कि हम उनसे भिड़े, पर भिड़ कहां सकते थे, क्योंकि हमारे पास टाटा जी के अलावा और कोई था ही नहीं जो कि इतने बड़े लेवल पे डिमांड को कैटर करेगा। जब कॉलोनियल रूल में हम ब्रिटिशर से कंपीट कर रहे थे, तो उस समय टिस्को इकलौती, मैं बोलता हूं, एक अच्छी सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि भारत का भार उठा रही थी। इसके अलावा चीनी, सीमेंट, पेपर, इन सबके छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी फैक्ट्रीज डेवलप तो हो रही थी, पर इतनी बड़ी नहीं थी जो कि अंग्रेजों से कंपीट कर पाए, और इस वजह से हमें मजबूरन उनकी सारी चीजों को मानना भी पड़ रहा था और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना भी पड़ रहा था। ये सब तो हो गया। अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें हम जीत रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि ब्रिटिशर्स की एक फैक्ट्री आगरा में लगी है, तो अगर जयपुर में किसी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो वहीं के क्राफ्टमैन से बनाएगा। ये चीज अंग्रेजों के दिमाग में फिट हो गई, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए सन 1850 में रेलवेज की शुरुआत करी। जिस रेलवेज पे आज हमें घमंड है, वो रेलवेज हमारी इंडस्ट्रीज को तोड़ने के लिए आया। उस रेलवे की वजह से आगरा में बनी हुई आगरा में जो फैक्ट्री थी, उसमें बना हुआ सामान अब जयपुर के व्यक्ति के पास बहुत जल्दी पहुंच रहा था, और इंडियन क्राफ्टमैन अपने लोकल कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। समझ में आ गया? तो ये आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद बात करते हैं फॉरेन सेक्टर कैसा था। अब देखो, भारत फॉरेन सेक्टर के मामले में पहले बहुत सही था, क्योंकि हम एशिया, यूरोप के कई देशों के साथ अच्छा खासा व्यापार करते थे, पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के टूटने के बाद हमारा वो व्यापार काफी हद तक दब गया, और इसके चलते ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेन ट्रेड पे पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है जो आपको समझने हैं। पहला पॉइंट जो आता है वो है एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। फॉरेन ट्रेड को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक चीज दिमाग में बिठा ली कि भारत हमारे लिए रॉ मटेरियल की खदान है।
तो यहां से वो हर चीज का रॉ मटेरियल उठा लेते थे, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो इंडिगो हो, हर चीज का रॉ मटेरियल वो यहां से उठाते थे और उठाने के बाद उनको ब्रिटिश ब्रिटेन की फैक्ट्री में ले जाते थे, वहां से सामान बनाया और फिनिश गुड्स को बनाकर हमारे पास वापस ले आते थे। तो जो सामान हमने 2 रुपए के किलो के हिसाब से बेचा है, वही सामान हमें पर पीस 2000 रुपए का पड़ता। सामान भी हमारा, काम भी हमारा, मेहनत भी हमारी, बस उन्होंने थोड़ा सा सिल के दे दिया और इसके बदले में बहुत सारा पैसा हमसे ले लिया। जब ये वाला काम हुआ तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज और ध्यान रखी, भारत बहुत बड़ा देश था, इतने बड़े देश को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एंट्री बैरियर्स लगा दी। यानी कि अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है तो उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च करी जिसको हम न्यू टैरिफ पॉलिसी बोलते हैं, जिसके चलते उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल हासिल किया। मोनोपोली का मतलब होता है मोनो, इस वर्ड का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। पोली मतलब एक तरीके से सेलर बोलते हैं। तो मोनोपोली कंट्रोल का मतलब उन्होंने एकाधिकार, एक अधिकार बोलते हैं इसको, तो एकाधिकार हासिल कर लिया, जिसके चलते उन्होंने पूरे के पूरे ट्रेड को अपने हिसाब से रेगुलेट करना शुरू कर दिया। कैसे? हमारा जो ट्रेड था ड्यूरिंग colonial पीरियड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड पॉलिसी, जहां पर मेजॉरिटी ट्रेड जो था आधे से भी ज्यादा वो ब्रिटेन में रिस्ट्रिक्ट हो गया। यानी कि आधे से ज्यादा ट्रेड आप सिर्फ ब्रिटेन से कर सकते हो और कहीं नहीं, मोर देन 50%। फॉर एन एवरेज हम मान लेते हैं कि भाई 60% ट्रेड जो है ना वो ब्रिटेन में रिस्ट्रिक्ट हो गया, कि आप अगर 100 यूनिट बना रहे हो बाहर बेचने के लिए तो 60 यूनिट तो ब्रिटेन के पास जाएंगी ही जाएंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसके अलावा कुछ कंट्रीज तक उसको ओके किया, जैसे चाइना, श्रीलंका और पर्शिया। उस समय श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था और ईरान को पर्शिया बोला जाता था। तो ये 2-3 कंट्रीज के साथ और इन्होंने ट्रेड ओके करा, क्योंकि यहां से भी इन्हीं को फायदा हो रहा था। और इसके अलावा हर देश में उन्होंने हमारे ट्रेड को मिनिमम या फिर बिल्कुल रोक दिया। मोनोपोली कंट्रोल को और तगड़ा करने के लिए उन्होंने 1869 में सुएज कनाल खोल दिया। अब सुएज कनाल का मतलब क्या है, पहले इसको ध्यान से समझो, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ लेते हैं पर एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता है। देखो, सुएज कनाल का मतलब ये एरिया, ये इतना सा एरिया को सुएज कनाल कहते हैं। दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है, अगर आप मैप में चेक करोगे तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा होगा। ये रहा सुएज कनाल, इतना सा एरिया है ना। अब देखो इसका मतलब क्या था। तो सुएज कनाल का काम क्या था वो समझना। पहले अगर बॉम्बे से लंदन सामान भेजना होता था तो शिप से पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पार करके भेजना पड़ता था, जिससे करीब 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता था। तो इन्होंने क्या करा, एक शॉर्टकट निकाला। इन्होंने कहा यहां से ये रास्ता तो जा रहा है, यहां जाके कॉन्टिनेंट पे जुड़ रहा था, तो इन्होंने इसको एज अ कनाल ओपन कर दिया। तो अब शिप यहां से पूरा पार करके यहां जा जाता था, जिसकी वजह से जो 20,000 किलोमीटर की दूरी थी वो अब 11,600 किलोमीटर के आसपास की बच गई, जिससे करीब 7 से 8 हजार किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो उनकी कॉस्टिंग भी कम हो गई और साथ साथ में उनको फायदा भी मिलने लगा, क्योंकि सामान जल्दी पहुंच जाता था। सारे काम भारत के अपोज में ही किए उन्होंने। ये सब करने के बावजूद भी हमारा भारत बहुत बड़ा था, तो उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर से सामान बनता, रॉ मटेरियल बनता, उसको जब वो लोग बाहर बेचते थे उससे भी एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होने लग गया। यानी कि अच्छा खासा पैसा बनने लग गया, क्योंकि भारत के लोगों की जरूरतें बहुत कम थी। इसलिए जो बाहर से ब्रिटेन से सामान बन के आता था उसको ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो वो भी एक्सपोर्ट के मुकाबले बहुत कम था। और इस वजह से इंडिया की वेल्थ जो है वो रेगुलर पेस पे बढ़ने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। अब ब्रिटिशर्स को ये दिख गया कि हमने इनको रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया, उसके बावजूद भी इनकी वेल्थ तो बढ़े जा रही है। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट से सरप्लस जनरेट हो रहा है, जो पैसा जनरेट हो रहा है, उस पैसे को ये कबाड़ की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। यानी कि जो इंडियन वेल्थ जनरेट हो रही थी, जो पैसा जनरेट हो रहा था, उन्होंने इसको पानी की तरह बहाया। और पानी की तरह बहाने के लिए इन्होंने 3 चीजों में उसको लगाना शुरू करा।
ये तीनों नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें सबसे पहले है वॉर एक्सपेंसेस। तो भाई अगर ब्रिटेन कहीं भी पूरी दुनिया में किसी से भी लड़ रहा तो उसकी बैलेंस शीट इंडिया के एक्सपेंसेस से ही मैच होगी। यानी कि यहां पे जो सरप्लस जनरेट हो रहा है उस पैसे को उठाकर वो वहां भेज देते थे जहां पर लड़ाई हो रही है, ताकि वहां के सोल्जर्स को कोई कमती पड़ती ना पड़े और वो पैसे को इस्तेमाल कर। इसके बाद भी पैसा बच रहा है तो आपके शहर में कोई ना कोई ऑफिस ऐसा जरूर होगा जो कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई पुरानी बिल्डिंग हो। दिखने में बहुत मोटी-मोटी दीवारें लगती हैं और उसमें बहुत पैसा जाता है। ये सारा का सारा पैसा उन्होंने हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से जनरेट किया था। और तीसरी और फाइनल चीज, सर्विसेज का ट्रेड करने लग गए। उन्हें पता था कि अगर किसी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो सामान तो आएगा, पर अगर सर्विसेज का करेंगे तो सर्विस बहुत महंगी आती है और भारत की जनता को सर्विस को यूज करना ही मत सिखाओ, तो वो भी हम ही इस्तेमाल कर लेंगे। तो सर्विस भी खुद इस्तेमाल कर लेते थे और पैसा भी भारत का लग जाता था। तो इस तरीके से पूरी इंडियन वेल्थ ड्रेन होना शुरू हो गई। ठीक है जी, तो बालको ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर जो है समाप्त हो गया। डेमोग्राफिक कंडीशन और उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को खत्म करेंगे। तो चलो समय व्यर्थ नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी की कहानी का अध्याय नंबर 3। सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक, इस शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी डेमोग्राफिक वर्ड आपके सामने आए तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए, वो है पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन या अपनी जनता के बारे में सारी जानकारी होना, इसको डेमोग्राफिक जानकारी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन सच एज उनकी उम्र कितनी है, वो मेल है फीमेल है, वो पढ़े लिखे कितने हैं, वो कमाते कितना है, क्या वो शादीशुदा है, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितनी कमाई हो रही है, कितना बेसिकली लोग जी रहे हैं, इन सब की जानकारी रखना डेमोग्राफिक कंडीशन को बतलाता है। अब जब हम आजाद हुए थे उस समय पहले ही हमारी कंडीशनें बहुत खराब थी, बट जब पॉपुलेशन की कंडीशन देखी तो देखते हैं क्या निकल के आया। सबसे पहले पॉपुलेशन में बात आती है बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। देखो, बर्थ रेट और डेथ रेट, इसका पहले मतलब समझ लो, क्योंकि मुझे पता है मोर देन 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में बर्थ रेट और डेथ रेट का कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर नहीं, और वो किसी से पूछते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये बर्थ रेट डेथ रेट ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, हम किसी से पूछेंगे तो शायद हमारा टीचर हमें क्लास के सामने बेइज्जत कर देगा। तो मैं बेइज्जत नहीं करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जब बर्थ रेट की बात करती है तो उसको हिंदी में बोलते हैं जन्म दर, यानी कि 1000 लोगों में कितने और पैदा हुए, इसको हम बोलते हैं बर्थ रेट या फिर जन्म दर। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन एन ईयर। 1000 में कितने और बढ़ गए। तो 1000 नंबर सिर्फ एक एस्टिमेट बनाने के लिए किया जाता है। इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई पिछले साल टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, अब 1 करोड़ 10 लाख हो गई है, तो डिवाइड कर दीजिए 10 लाख को 1 करोड़ से, तो पर 1000 के हिसाब से अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। सादा भाषा में अगर एक कमरे में 1000 लोग बंद कर दिए जाएं तो 1 साल बाद जब कमरा खोलेंगे तो कितने मिलेंगे, कितने नए मिलेंगे, उसको कहते हैं हम उसकी बर्थ रेट। इसी के साथ साथ दूसरी आती है आपकी डेथ रेट। तो डेथ रेट का मतलब भी वही है कि उसी कमरे में 1000 लोगों को बंद किया गया है, कितने पुराने लोग मर जाएंगे, वो कहलाती है डेथ रेट। देखो, दुनिया की सारी इकोनॉमी इनके नंबर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट के बेस पे ही आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेट को पता लगाया जा सकता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी जो है ना, वो पॉपुलेशन के स्टेजेस में कितनी आगे बढ़ रही है, जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। इसी प्रकार से 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस को समझना ध्यान से, फिर आपको कुछ क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है कि हाई बर्थ रेट है, यानी बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। हाई बर्थ रेट का मतलब होता है कि आपके यहां पर रिसोर्सेज को यूज करने वाले और लोग पैदा हो रहे हैं। तो जब बर्थ रेट हाई होती है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि भैया इन लोगों के खाने का इंतजाम कहां से होगा। ठीक है, तो स्टेज 1 होती है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। लोग मर भी ज्यादा रहे। ज्यादा लोग मरते कब है, जब आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी खराब होती है,
जब आपके यहां गरीबी होती है। तो अगर हम बोले कि आप पहली स्टेज में है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, तो ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट का मतलब रुकी हुई है। बिफोर 1921, 1921 से पहले हमारे यहां यही कंडीशन थी। बर्थ रेट और डेथ रेट 48 और 40 थी, यानी 1000 में 48 पैदा भी हो जाते थे और उनमें से पुराने 40 मर भी जाते थे। यानी कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रही थी और हमारे यहां बच्चों की इकोनॉमी बन रही थी, क्योंकि जो बड़े थे वो मरते ज्यादा थे। इसका बेसिक रीजन था हेल्थ केयर फैसिलिटी। 1921 इस साल को याद रखना, क्योंकि ये जो मैंने कहानी बताई ये 1921 की है। भारत में 1921 तक बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों बहुत हाई थी, पर आफ्टर 1921 ये बदल गया और हम स्टेज 1 से स्टेज 2 में ट्रांसफर हो गए। सर स्टेज 2 का मतलब क्या है? स्टेज 2 का मतलब होता है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। हमारे यहां पर डेथ रेट कम होने लग गई, लोग कम मरने लग गए। अब आप बोलोगे सर अंग्रेजों के समय में ये अच्छी बात कहां से निकली? तो देखो इसके पीछे लॉजिक है। अंग्रेजों को चाहिए थे वो लोग जो उनकी आर्मी में भर्ती हो, वो लोग जो उनको कमा के दें, वो लोग जो खेती करें। तो अगर जवान लोग मर जाएंगे तो उन वो काम कहां से निकालेंगे? बच्चों से थोड़ा ना काम निकलवाएंगे, क्योंकि बच्चों की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो इसलिए उनको मजबूरन हेल्थ केयर फैसिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा और लोगों की मृत्यु दर को कम करना पड़ा, ताकि उनके यहां मजदूर और आ जाए। और 1921 के ईयर को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि यही वो साल है जहां से आप पहली स्टेज से दूसरी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर आ गए थे। समझ गए? तो अगर कोई इकोनॉमी सेकंड स्टेज में है मतलब वो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है, यानी कि अब वो बढ़ती हुई दिख रही होगी। 1921 के बाद अब तक हम चल रहे हैं सेकंड स्टेज के अंदर ही, पर इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो कहलाती है एक डेवलप्ड इकोनॉमी की कंडीशन, या फिर क्लोज टू डेवलप्ड इकोनॉमी यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। तो जो क्लोज टू डेवलपिंग इकोनॉमी है वो है हमारी थर्ड स्टेज, जिसके अंदर अब बर्थ रेट भी कम हो चुकी है और डेथ रेट भी कम हो चुकी है, यानी कि पॉपुलेशन अब एक स्टेबल कंडीशन पे आके रुक गई है। जितने लोग मर रहे हैं उसी के आसपास लोग जो है पैदा भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे पॉपुलेशन स्टेबल आ गई। समझ में आ गए? तो सबसे पहले था कि हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट कितनी थी। तो ये दोनों काफी ज्यादा हाई थी बिफोर 1921 और इस वजह से हमारी इकोनॉमी परेशानी में आ रही थी। अब जो लोग जिंदा थे, अगले कॉन्सेप्ट आता है कि कितने उनमें से पढ़े लिखे थे। तो भारत में लिटरेसी दर उस समय बहुत ज्यादा डाउन थी। इट वॉज एज लो एज 16%, 16% की लिटरेसी रेट। और अगर महिलाओं की बात करें तो वो 7% से भी नीचे आ रही थी। मतलब क्या है पहले वो तो समझो। लिटरेसी रेट या साक्षर या लिटरेट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी उम्र 7 साल या उससे बड़ी हो और जो किसी भी एक भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता हो। ये तीनों काम होने चाहिए, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, समझना भी आता है। अब भाषा का बहुत बेहतरीन ज्ञान नहीं चाहिए होता, पढ़ना लिखना समझना मतलब मैं बोलूं कि हे भाई तू इधर आ, तो उस बात को वो समझना आता हो। मैं बोलूं कि हे भाई तू इधर आ, इसको लिख के बता, तो वो लिखना जानता हो। ठीक है ना? पढ़ना लिखना समझना ये तीनों कार्य किसी एक भाषा की बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंग्रेजों के समय में 100 में से मात्र 16 लोग ही थे जो ये काम कर सकते थे। यानी किसी को सुनना मतलब समझना आता था तो वो लिख नहीं पाता था, कोई पढ़ना जानता था तो शायद लिखना नहीं जानता था। ये कंडीशन हो रही थी। और महिलाओं की लिटरेसी रेट तो आप देख लो 7% से भी ज्यादा कम थी। यानी कि एक कमरे में अगर 100 महिलाएं भर दी तो उनमें से मात्र 7 महिलाएं ऐसी होंगी जो पढ़ना लिखना और समझना जानती होंगी, बाकी नहीं पढ़ पाती होंगी या नहीं लिख पाती होंगी। तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद जब तीसरी कंडीशन पे आए तो वो थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु।
वो बच्चा जो पैदा हुआ है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ऐसा नंबर या ऐसी रेट जो बताती है कि जितने मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, इनमें से कितने बच्चे हैं जो 1 साल का बर्थडे मनाने से पहले ही भगवान के पास वापस चले जाएंगे। यानी हर 1000 इन्फेंट में से कितने बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाएंगे, वो कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब आप सोचो ये नंबर कितना बड़ा था कि अंग्रेजों के समय ये नंबर 218 तक पहुंच गया था। आप सोच के देखो कि पैदा हुए बच्चे में से 5 में से हर एक बच्चा मर जाता था, क्योंकि उस समय हमारे यहां गरीबी थी, उस समय हमारे यहां बीमारियों का इलाज नहीं था, उस समय हमारे यहां डॉक्टर्स नहीं थे। ये बहुत बड़ा नंबर है। 1000 में सोचो, ये इसको ऐसे बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्या था 1000 लोग थे, ठीक है, बर्थ रेट के हिसाब से समझो 1000 लोग थे, उनमें से 48 बच्चे पैदा हुए। इनको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जब ये नंबर वापस 1000 पहुंच जाए, उनमें से भी 218 बच्चे वापस मर जाते थे, पहला बर्थडे मनाने से भी पहले। समझ में आ गया? तो ये नंबर बहुत बड़ा था। 1921 से पहले की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्यों बता रहे हैं 1921 से पहले? क्योंकि वो समय एक ऐसा समय था जब अंग्रेज अपने शासन में आराम कर रहे थे। आराम इन द सेंस, उनको ऐसा इधर उधर लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं देख रहे थे वो, कि भाई साहब अभी कुछ हो जाएगा या गांधी जी आ गए और ऐसा कुछ कर दिया। वो वाला कॉन्सेप्ट उस समय इतने बड़े लेवल पे नहीं चल रहा था, इसलिए उस समय का डेटा काफी ज्यादा प्रोबेबल एंड रिलायबल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सोच के देखो, अगर आपके यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, अगर आपके यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, आपके यहाँ बच्चे मर रहे हैं, तो जब बच्चे मर रहे हैं बीमारियों से, तो बड़ों को भी वो बीमारी लगेगी ही लगेगी, और इसी वजह से हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब समझो, यहां पर एक इंसान कितना जीता है। अगर आज भारत की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 68.9 होगा। कितना? 68.9। यानी कि हम मानते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं होती तो ऑन एन एवरेज आप 69 की उम्र तक तो जियोगे। इसका मतलब शुरू के 20 साल आप रिसोर्सेज को यूज करोगे, इकोनॉमी के हिसाब से समझो, 20 साल आप रिसोर्सेज को यूज करोगे, या 20 क्या 25 ले लो। उसके बाद अगले 25 से 35 साल आप उन रिसोर्सेज को बनाने में मदद करोगे, यानी कि तुम्हारा वर्किंग पीरियड 25 के बाद का। उसके बाद 60 साल में आप रिटायर हो जाओगे, तो 9 साल और आप एक तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। ये कंजम्पशन, ये कंजम्पशन, ये प्रोडक्शन, ये इकोनॉमी का नजरिया है आपकी उम्र को देखने का। तो अंदाजा लगाओ, 35 साल आप प्रोडक्शन दे रहे हो और अमूमन 35 साल ही आप उसको यूज कर रहे हो, तो आपका पैदा होना नहीं होना अमूमन बराबर हो गया है, क्योंकि जितने साल आपने प्रोडक्शन किया उतने ही साल आप उसको यूज कर रहे हो। ये इकोनॉमी की मेंटालिटी होती है। ठीक है, अब अंग्रेजों के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? सुनोगे डर जाओगे, 32 साल। कितनी? मात्र 32 साल। ये 1921 के पहले की है। आजादी के समय हम 44.9 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके आगे बढ़े थे। ये बढ़ी क्यों? अभी अपन ने बता दिया कि अंग्रेजों ने 1921 के बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 1921 तक मात्र 32 साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। यानी कि एक आदमी जब 32 साल का होता था तो लगने लग जाता था भाई इसको बीमारियां होने लग रही है, ये निपटने वाला है। ठीक है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, यानी कि कम में भी निपटते थे, कुछ लोग आगे भी जीते थे, बट ऑन एन एवरेज 32 साल की उम्र में आदमी मर जाता था। इकोनॉमी के नजरिए से सोचो, 25 साल तक तो आप यूज कर रहे हो रिसोर्स को, कितने? 25 की उम्र तक तो आपका इधर उधर घूमना फिरना खाना पीना चल रहा है। उसके बाद 26 साल की उम्र से आप कमाने लगे और 32 साल में मर गए। तो यानी कि 25 साल आपने इकोनॉमी के रिसोर्सेज यूज करे और 7 साल इकोनॉमी को कमा के दिया। तो ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो गया कि आपके पैदा होने की वजह से हमारे रिसोर्सेज बढ़े नहीं और कम हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इकोनॉमी को गिराने में मदद करता है। ठीक है जी, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय बहुत कम थी, आज बढ़ गई है 68.9। हो सकता है मैं थोड़ा सा पुराना डेटा बोल रहा हूं, या आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो ये थोड़ी और बढ़ गई हो, जो कि अच्छी बात है, बढ़नी भी चाहिए। बट जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.9 है।
समझ गए? तो अंग्रेजों के समय ये हालात हमारे चल रहे थे और इन सब की बेसिक वजह क्या थी? हाई डिग्री ऑफ पॉवर्टी एंड पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी। हमारे यहाँ गरीबी बहुत थी और हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भारतीय जो है ना वो किसी भी तरीके से आगे बढ़े, कुछ करे, कुछ बढ़िया करे। उनका मानना था कि भारतीयों को उतना ही सिखाओ जितना गुलाम बनने के लिए जरूरी है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सिखाना। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ये भी सुनो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लोग नौकरियां कहां कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? लोग नौकरियां कहां कर रहे हैं, वो कौन से प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं। आजादी से पहले, अंग्रेजों के आने से भी पहले, 1757 से पहले हम लोगों ने बात की थी कि भारत सोने की चिड़िया कहलाती है और 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। अब आजादी के बाद यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, ताकि हम उसी एरिया के अंदर अपने नए नए गोल्स, नए नए प्लानिंग बनाए और साथ साथ में और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। तो भारत पहले की तरह अभी भी प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर में जी रहा था, यानी अभी भी भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ऊपर था। अगर आपको एक नंबर दूं तो 72.7% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से अपनी जीविका को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चलाते थे। यानी 73 लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहा करते थे। एक कमरे में 100 लोगों को भर दो, उनमें से 73 तो वो निकलेंगे जो किसान हैं या किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर के ही कमाई का स्रोत ले रहे हैं, और इसके बाद बाकी दोनों सेक्टर्स आ जाते थे। तो भारत का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मेजरली एग्रीकल्चर की तरफ झुका हुआ था, और ये एक अच्छी बात उस समय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय एक ऐसा सेक्टर माना जाता था जहां पर 4 महीने आप काम करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा पता नहीं, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की सुविधा अच्छी नहीं थी, हम बारिश पे डिपेंड रहते थे। और दूसरा, एग्रीकल्चर से अच्छी कमाई नहीं होती थी क्योंकि जमीनों के दाम तब नहीं थे। आज हम बात करें किसान जो है वो कैसे पैसा कमाता है, तो ज्यादातर किसान या तो अपनी जमीनों से पैसा बनाते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़ी जमीन उनके पास है जिनसे वो अच्छा प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट यूनिट पे बेचते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स या वेजिटेबल बनाते हैं। उस समय हमारे यहां जमीनों के भाव नहीं थे, तो किसानों को ऐसा माना जाता था कि ये बहुत स्लो पेस में काम कर रहे हैं या फिर इनकी कमाई बहुत धीरे 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 चल रही है। कमाने के लिए मोटा पैसा सर्विस सेक्टर से आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर काफी धीरे कमाता है। तो हमारे यहां सबसे पहले प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर था, और दूसरा अनबैलेंस ग्रोथ थी। देखो भाई, मान लो ये 3 सेक्टर है, ये हमारा एग्रीकल्चर, ये हमारा हो गया सर्विस, और ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये टेढ़ा मेढ़ा सेक्टर चल रहा था, जबकि अगर इकोनॉमी को सही चलना है तो एग्रीकल्चर इतना होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इतना होना चाहिए, और सर्विस सेक्टर भी अमूमन इतना ही होना चाहिए। मतलब बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, पर यहां पर हमें दिख रहा था कि हमारी ग्रोथ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, और इस वजह से हमारी इकोनॉमी को उठाना अब और मुश्किल होता जा रहा था। समझ में आ गया? क्लियर है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर आप मेरे जैसे हो तो शायद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा। जब मैं अपनी 12वीं में था मुझे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जैक्ट मतलब पहले देखते हैं। इट रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वो बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब वो सारे तामझाम जो कि जरूरी हैं, और वो सारी फैसिलिटी किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो सारे तामझाम, वो सारी आवश्यकताएं, वो सारी फैसिलिटीज जो कि जरूरी हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसको कहते हैं हम वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर आती है बिल्डिंग, इसके अंदर आता है रोड, इसके अंदर आता है डैम, इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर आता है शिप, एयरक्राफ्ट और कम्युनिकेशन। ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, यानी कि वो सभी मैन मेड चीजें जो कि कहीं ना कहीं हमारी मदद करने के लिए हम इन्हें बनाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जब हम आजाद हो रहे थे उस समय जब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा गया तो वो कैसा दिखता था। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं हमारी फेवरेट रेलवेज की। 1850 के अंदर ब्रिटिशर्स रेलवेज को ले तो आए थे,
पर वो उनको अपने फायदे के लिए लाए थे। और इसी वजह से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरीके से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि रेलवे का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था इंडियन इकोनॉमी पे। जो रेलवे आई थी वो सिर्फ और सिर्फ सामान को ले जाने के लिए या फिर ब्रिटिशर्स की आर्म फोर्स को इधर उधर से ले जाने के लिए बनाई गई थी। तो उसका ट्रैक वहीं तक सीमित था जहां तक ब्रिटिशर्स को चाहिए था, और साथ साथ में उसकी उपयोगिता भी उतनी ही थी जितनी ब्रिटिशर्स को चाहिए थी। और इसी वजह से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी दबा हुआ था। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने बनाया तो था रेलवे, पर उसको इतना एक्सपेंड नहीं किया जितना कि इंडिया के लिए जरूरी था। अब ध्यान से समझना, हम यहां पर आपको बताते हैं कि भैया ये मान लो एक सामान है, एक गुड है जो कि बना है आगरा में। अब उसको जयपुर ले जाना है। कहां ले जाना है? जयपुर ले जाना है। तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला, उस खेत से, उस फार्म से जहां पर ये बना है, वहां से रेलवे स्टेशन तक ले जाना। और दूसरा, रेलवे स्टेशन ऑफ आगरा से रेलवे स्टेशन ऑफ जयपुर तक ले जाना। तो यहां पर दो प्रकार की चीजें आई जिसकी जरूरत अंग्रेजों को पड़ी। एक तो रेलवे और दूसरी आई हमारी रोड। ब्रिटिशर्स ने खुद के फायदे के लिए वहां पर तो रोड का डेवलपमेंट कर दिया था जहां पर उनको जरूरत थी, जैसे कनेक्टिविटी करने के लिए। अभी हमने बोला कि खेतों से लेकर के रेलवे के स्टेशन तक के लिए उन्होंने रोड बना दी। अब जब हम जयपुर पहुंच गए तो वहां से आगे ले जाना है तो उसके लिए और रोड बना दी। जब फाइनल बंदरगाह तक ले जाना होता था, शिप तक पहुंचाना होता था, तो शिपमेंट के पास तक उन्होंने रोड बना दी। तो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी में किया तो था, पर उतने ही लिमिट तक जितने की उनको जरूरत थी। रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरीली सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है चलाना, इधर से उधर लेके जाना। ठीक है, mobilizing the army and shifting of raw material so that they can be transported to Britain via ports। तो रेलवे आ चुका था भारत के अंदर, रोड्स थोड़े बहुत बन चुके थे भारत के अंदर। इसके अलावा जो तीसरा काम भारत के अंदर स्टार्ट हो गया था वो था एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में रहते थे, उनका मेन जो देश था वो ब्रिटेन था। अब भारत से ब्रिटेन तक के लिए अगर उनको अपना सामान पहुंचाना है या वहां से सामान यहां लाना है या खुद भी जाना है, तो दो ही प्रकार के साधन अवेलेबल थे, या तो था हवाई जहाज या फिर था शिप। तो इसलिए इंडिया का शिप एंड एयर ट्रांसपोर्ट ये दोनों डेवलप हो रहे थे। हम वापस उसी बात पे आते हैं कि डेवलपमेंट अगर हमें यहां तक चाहिए था तो था वो यहां तक, पर स्टिल शुरुआत जो है वो ब्रिटिशर्स ने कर दी थी। द डेवलपमेंट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ डेवलपमेंट। जितना चाहिए था भारत देश के मुकाबले उतना नहीं था, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा सा हमारे यहाँ आ चुका था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो भारत के अंदर राज करने आए थे उनको यहीं पर रहना था। और जब 190 साल यानी कि कई पीढ़ियां वो यहां रहेंगी, तो उनको अपनी फैसिलिटी के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ा, और उन्होंने वही चीज यहां पर शुरू कर दी। इसके बाद चौथा काम जो उन्होंने किया था, इधर 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 देखो, किधर देखो, इधर, अबे इधर देखो, कम्युनिकेशन किधर देखते हो तुम? पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ये एक टेलीग्राफ है, इधर इधर ये वाला है ना, जहां पर हम ऐसे करके और ऐसे करके बात करते, फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए। तो इसको शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। अब एक बात ध्यान से समझना, ये एक तरीके से टेलीफोन का काम यहां पर कर रहा था, बट द पॉइंट इज दैट ब्रिटिशर ने इस बात का ध्यान रखा कि जो इतने भी हमारे भारत के लोग हैं ना, उनको ये टेलीग्राफ की फैसिलिटी ना मिले, इसलिए टेलीग्राफ को जो लॉन्च किया गया वो काफी महंगे प्राइस पर लॉन्च किया गया, बहुत महंगे प्राइस पर। तो एक कॉमन मैन तो उसको अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए ये कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स तक ही सीमित रहा। अब एक बात सोचो कि अगर आप किसी चीज को बहुत बुरा करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं बुरे में भी अच्छा ढूंढने वाले को ही भारतीय कहते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ जो कुछ भी बुरा किया, उन सभी बुरों के बीच में हमारा अपने आप फायदा होना शुरू हो गया, जिसपे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने सब कुछ खुद के फायदे के लिए किया था, पर अनजाने में ही सही उन्होंने कुछ ऐसी चीजें इंडिया को दे दी जो आज तक इंडिया में चल रही हैं और आगे भी इंडिया को और चेरिश कर रही होंगे।
ये जितनी भी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये या तो कॉलोनियल रूल के बाद या कॉलोनियल रूल में डेवलप हुई है, या फिर उससे पहले शुरू हो चुकी थी, पर उनको मेन जो गति प्रोवाइड कराई है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के पीरियड के अंदर ही कराई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवेज की। ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे फॉर्म करी थी वो उसको यहीं छोड़ गए, उठा के तो लेके जा नहीं सकते थे। और आज भारत का रेलवे हमारे गवर्नमेंट रेवेन्यू का सबसे बड़ा शेयर होल्ड करता है। मतलब हमारी सरकार को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है वो रेलवे से मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आते तो हम रेलवे शुरू नहीं कर पाते, रेलवे तो फिर भी बनता, पर शायद उसको थोड़ा सा समय लग जाता। शायद हम अभी तक रेलवे की स्टार्टिंग फेज के अंदर ही कहीं ना कहीं अटके होते। पर ब्रिटिशर्स ने खुद के फायदे के लिए रेलवे बनाई, तो हमें लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम है। जैसे अपन करते थे ना जियो, मुझे आज भी याद है जब जियो आया था ना स्टार्टिंग में, तो जियो ने जो लाइफ का एक फोन निकाला था कि भाई इसके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने जियो की सिम निकाली थी कि अगर आपको जियो का इंटरनेट फ्री में चाहिए तो आपको या तो लाइफ का फोन खरीदना पड़ेगा या सैमसंग की कोई स्पेसिफिक सीरीज वाले फोन है वो खरीदने पड़ेंगे। हमारे भारतीय इतने जुगाड़ू हैं कि उनको वो पता लग गया ऐसा है, तो इंटरनेट पे भीड़ लग गई वीडियो की, जहां पर बताया था कि भैया सिम लीजिए, फिर जियो के सारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर इंटरनेट बंद करके एयरप्लेन मोड पर डाल के उस सिम को खोल लीजिए, तो आपका किसी भी फोन में जियो का इंटरनेट चल जाएगा। यानी भारतीय हमेशा से जुगाड़ू रहे, तो हमको उन्होंने रेलवे का डबी बना के दे दिया था, बेसिक रेलवे बना के दे दिया। हमने कहा बहुत है, इससे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और आज हमारा रेलवे बहुत बड़ा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के रेलवे ट्रैक भारत के अंदर है, जो कि एक बहुत मैसिव एरिया है। ठीक है, सेकंड काम जो उन्होंने अच्छा किया वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अपन ने जब एग्रीकल्चर की बात करी थी तो हमने कहा था कि ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप के बदले किसानों को अच्छा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उस कैश क्रॉप को जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो, इनको यूज करके वो ब्रिटेन में फैक्ट्रियों में काम लगा लेते थे, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर लेते थे और यहाँ पर फिनिश गुड बेचते थे। ये उन्होंने किया। पर हमारे किसानों को समझ में आया कि यार खाने के लिए क्रॉप तो हम हमेशा से उगा रहे हैं, पर अब कमाने के लिए उगाएंगे तो कैसा रहेगा। और इसलिए कॉटन, जूट और इंडिगो का प्रोडक्शन भारत में बंद नहीं हुआ। आज अगर भारत का कॉटन, जूट और इंडिगो का प्रोडक्शन रोक दिया जाए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि भारत टॉप एंड सेकंड टॉप, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आता है इनके प्रोडक्शन के अंदर, जो कि कहीं और नहीं है। और हमारे फार्मर्स ने ये सीख लिया कि कैसे खेती से पैसे बनाए जाते हैं। अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो शायद आज तक हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे होते, आज तक हम सिर्फ फूड क्रॉप्स का ही प्रोडक्शन कर रहे होते, कैश क्रॉप का इतना मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, चलिए तीसरा काम जो किया, मॉनेटरी सिस्टम। आज अगर हम भारत की बात करें तो रोज करोड़ों खरबों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पर जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हम कहीं ना कहीं बार्टर पे और कहीं ना कहीं गोल्ड कॉइन पे डिपेंडेंट थे। और कॉलोनियल पीरियड के अंतराल के समय ही, मतलब ये नहीं कहूंगा मैं कि एग्जैक्टली इन्होंने ही शुरू किया, बट इसी अंतराल के समय हम लोगों ने एक ऐसे सिस्टम के बारे में सुना जहां पर द वैल्यू ऑफ दैट नोट इज नथिंग, पर जैसे ही गवर्नमेंट की मोहर लग जाएगी वैसे ही उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं 2000 का नोट है, उसके कागज की वैल्यू कितनी होगी? 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे। ज्यादा से ज्यादा इंक की कॉस्ट ले लो, कितनी हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया। पर वो 2000 रुपए में बिक रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सरकार का मोहर लगा हुआ, आरबीआई की मोहर लगी हुई है कि हम इसको 2000 रुपए के बराबर मानते हैं। अब से पहले हम जो काम कर रहे थे उसमें अगर गोल्ड कॉइन था एक, तो अगर गोल्ड कॉइन के बदले कुछ ट्रांजेक्शन हुआ तो गोल्ड कॉइन खुद वैल्यू होल्ड करता था कि भाई ये मान लो 100 रुपए का सामान मैंने ले लिया, तो जो गोल्ड कॉइन बदले में दिया उसकी कीमत भी 100 रुपए होती थी। उसको अगर मैं बेचूंगा सोने के भाव में तो भी 100 रुपए में बिकेगा। पहले हम ये सिस्टम पे थे, पर ये क्या है, एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें सोना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता था। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने कागज के नोट रख दी। अब कागज के नोट है, जब तक सरकार के हाथ में है कि हाँ भैया रखना है रख लेंगे, जब तक सरकार का मूड बन जाए कि बोला नहीं, 8 नवंबर 2016 मोदी जी मित्रों 500 1000 के नोट हाथ से नहीं चलेंगे, ये कार्यक्रम उन्होंने कर दिया तो सब कुछ बदल गया। तो जो मॉनेटरी सिस्टम है भारत का, ये कॉलोनियल पीरियड के अंदर ही आया। और जब हम भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी कई सारे फैक्टर्स को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
हम ये नहीं कह रहे कि ये पूरा का पूरा वहां से उठाया गया है। बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान बना है, क्योंकि किसी भी देश का संविधान मजाक नहीं है कि बस बना दिया और बदलते रह गए। उसको बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च और बहुत लंबी सोच चाहिए। तो इसलिए भारत के संविधान को बनाने के लिए भी अलग अलग देशों के संविधान को यूज किया गया, जिसमें ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन के संविधान को भी इस्तेमाल किया गया था। और उस संविधान में से जो तो पॉइंट्स हमने निकाले थे, जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर, ये वहीं के संविधान से ही आया है। ठीक है, लोकसभा की पावर क्या होगी, ये भी वहीं के संविधान में से हमने लिया है। या कैबिनेट सिस्टम या लोकसभा में स्पीकर होना चाहिए, ये भी वहीं के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिकअप किया है। तो अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो शायद ये सारी चीजें इंडिया में काफी लेट आ रही होती। खैर, जो बीत गया वो बीत गया। अब बात है आगे बढ़ने की। तो अब तक जो भी हमने पढ़ लिया वो था टिल 1947। मैंने आपको इस सीरीज की शुरुआत में बताया था कि हम लोग एक टाइम स्टैम्प को लेकर चल रहे हैं। हमने 1757 से पहले की बात करी, सोने की चिड़िया। उसके बाद ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करी, उससे पहले 1921 की बात करी। अब हम आजाद हो चुके हैं, तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे वो होगा 1950 से लेकर 1990। अब उसके अंदर क्या किया गया था, कैसे पॉलिसी बनी थी, हम आजाद हो गए थे तो उसके बाद क्या क्या किया गया, उनके बारे में वार्तालाप कर लेंगे। सवाल को जाने से पहले भाई, जिन भी लोगों ने अब तक हमारी हेल्प बुक नहीं ली है, ले लेना यार। ये तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देगी। और ये हमने पतली इसलिए बनाई है ताकि आप इसको देख के डरो ना। इसके अंदर हर एक चीज बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है। और इको के साथ साथ बिजनेस स्टडीज की भी हेल्प बुक अपनी आ चुकी है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो जिन्होंने नहीं ली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अमेजॉन या हमारी वेबसाइट, दोनों में से कहीं से भी आप ले सकते हो। हमारी वेबसाइट थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, अमेजॉन बहुत पैसा लेता है भैया। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे और साथ साथ में चैप्टर नंबर 3 का एनिमेटेड बड़ी ही जल्दी आ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।